जय हिंद। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में बेसिक्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री होता क्या है। 3 पार्ट में हम लोग बांटे थे उसको और फिर देखे थे कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना। तो ये सारे इस सब के बारे में हम लोग बातें कर चुके थे। यहीं पर हम लेक्चर का स्टॉप किए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 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 स्टेप को क्या पढ़ना है वो देखते हैं। जिस हम लोग बेसिक बातें कर रहे हैं तो थोड़ा हम देखते हैं कि एटम वगैरह क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा एटम के बारे में जान लेते हैं हम लोग। एटम, ये तो डॉल्टन वगैरह बोला था, सब बोला था, बट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एडीज ये क्या होता है। एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि पार्टिसिपेट कर सकता है किसमें, रिएक्शन वगैरह में। इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट विच कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। पार्टिसिपेट इन क्या आपका, केमिकल रिएक्शन। तो एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, एलिमेंट का, जो कि क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है किसमें, केमिकल रिएक्शन में। जैसे देखिए, मानते हैं कि ये मेरा क्या है, एटम है। तो ये जो पार्ट है न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे कौन कौन होता है। यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है, प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन्स। और इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस। ये क्या आपका है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, न्यूट्रॉन, और क्या आपका होता है, प्रोटॉन। ठीक है। और ये दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और ये जो बाहर बैठा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे आपका, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। और ये मेरा क्या हो गया, ये जो पार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। ये कहाँ बैठा है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। और ये जो बैठा है वो कहाँ बैठा है, ये आपका बैठा है न्यूक्लियस में, है ना। ये कहाँ बैठा है आपका, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियर पार्ट। ये क्या हो गया, न्यूक्लियर पार्ट। ये हो गया न्यूक्लियर पार्ट और एक क्या हो गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मतलब हम बोले तो एटम एटम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया न्यूक्लियर पार्ट और एक क्या हो गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब इसमें हम ये बोल सकते हैं जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन है। और जो न्यूक्लियर पार्ट है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन, और कौन सा है, न्यूट्रॉन। तो ये मेरे को पता होनी चाहिए। ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं। तो एटम के बारे में मैंने छोटा सा बताया कि एटम एक्चुअली होता है कैसा, क्या है। अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन हम लोग अभी उतना नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिंपल सिंपल चीज़ें भी देख पा रहे हैं। अब देखिए, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम्स। अब एटम्स में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बट फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड कौन सा हो जाएगा, प्रोटॉन्स। और थर्ड क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉन्स, है ना। इसमें क्या क्या पार्टिकल्स है, फंडामेंटल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स है, और क्या है, न्यूट्रॉन्स है ना। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रॉन से लिखेंगे, प्रोटॉन को हम लोग जेड से लिखेंगे, और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से लिखेंगे। तो ये 3 क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ये 3 क्या है मेरे, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ठीक है। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो चलिए, जैसे हम अगर बोल देते हैं कि, तो हम एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट।
एक एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान ली जाए कि मेरा x दिया हुआ है एलिमेंट, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं z, और यहाँ पर क्या लिखते हैं मास। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर z है तो ये क्या है मास। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर कि x क्या हो गया, ये आपका एलिमेंट हो गया, ये z क्या हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, या हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं इसको, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। अब जो ए है, ए क्या है आपका, ये मेरा मास नंबर हो गया, ये मेरा क्या हो गया मास नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया एलिमेंट हो गया एक्स, वो क्या है मास नंबर, और ये क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस टाइप से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एलिमेंट को, किसके फॉर्म में, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना जरा उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं कि पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डिस्कवरी कौन किया था, तो डिस्कवरी, यहाँ पर हम इसका ले लेते हैं कि चार्ज क्या रहा होगा। हालांकि चार्ज मतलब रिलेटिव चार्ज की बातें करते हैं हम, ये क्या हो गया आपका चार्ज हो गया, है ना। यहाँ हम इसका ले लेते हैं क्या, मास ले लेते हैं, ये क्या हो गया इसका मास हो गया। और यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका लोकेशन, ये मेरा क्या हो गया लोकेशन हो गया, है ना। डिस्कवरी कौन किया, चार्ज क्या रहा होगा, मास क्या रहा होगा, और क्या इसका लोकेशन कहाँ रहा होगा उस एटम में, है ना। और इधर हम चाहे तो रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या हो गए, तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये मेरा क्या हो गया प्रोटॉन, ये क्या हो गया न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था, जे जे थॉमसन। प्रोटॉन का ई गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का ये आपका जेम्स चैडविक, ये कौन किया था जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात कर ले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यहाँ पर क्या रहेगा चार्ज प्लस में रहेगा, ठीक है। ये आपका 1.6, ये आपका 1.6। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन, तो ये क्या होता है यूनिटलेस, सॉरी मतलब कहने का मतलब कि ये क्या रहता है न्यूट्रल रहता है, चार्ज कुछ नहीं होगा, जीरो आप बोल सकते हैं, दैट इज न्यूट्रल। फिर हम मास की बातें कर लें, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन, इसका हो जाता है 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻, ग्राम में लिखे तो -21, सॉरी 28, और केजी में लिखे तो -31। तो हम लिख सकते हैं कितना, चलो केजी में लिखे तो -31 केजी। प्रोटॉन का अगर मास बोले तो 1.67
1.67 और ये आपका 46 इंटू 10⁻⁻27 क्या केजी, 7 क्या केजी। और इसका कितना हो जाएगा 1.67 है ना। ये मैंने थोड़ा सा इसको हम 2.3 कर देते हैं या 2.6 के आसपास, और ये 4.9 कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 लगभग 9 होता है इंटू 10⁻27 केजी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, 1.67 ये बोल देते हैं 2 और ये आपका 6 इंटू क्या इतना केजी। इसको अगर ग्राम में हम बोले तो 9.1 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम। यहाँ कितना हो जाएगा 1.6726 1.626 1.6726 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 क्या ग्राम। और यहाँ पर हो जाएगा 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 का ग्राम। तो अगर आप देखें तो ये जो है ना मास, ये काफ़ी दोनों लगभग अप्रॉक्स इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली क्या है इक्वल है। लेकिन न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है किससे, प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन का मास क्या है, ज़्यादा है किससे, आपका प्रोटॉन से। और मैं और आगे पढ़ूंगा ना, तो अगर इसको मैं मास ऑफ प्रोटॉन MP सपोज ले लेता हूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा, लगभग उसके बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ अगर करें ना, तो जितना मास का प्रोटॉन है ना, जितना मास का प्रोटॉन है डिवाइडेड बाई 1840 डिवाइडेड बाई क्या 1840। MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन है ना। तो ये लगभग क्या होता है, इक्वल होता है। न्यूट्रॉन के केस में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा मतलब स्लाइटली मोर, स्लाइटली क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इधर लोकेशन कहाँ होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, आउटसाइड न्यूक्लियस। तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड न्यूक्लियस। इसमें कहाँ होगा, प्रोटॉन कहाँ होगा, तो इनसाइड न्यूक्लियस होगा, इनसाइड न्यूक्लियस। और ये भी कहाँ रहेगा, इनसाइड न्यूक्लियस। रिप्रेजेंटेशन की बात कर ले, तो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हम नीचे चार्ज लिखते हैं, ऊपर मास लिखते हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे फिर थोड़ा सा। तो ये हो गया -1 और ये कितना हो गया 0। और यहाँ पर अगर हम बातें करें तो प्रोटॉन है, ये हो जाएगा +1 लिख सकते हैं, और ये कितना 1। और न्यूट्रॉन जो है आपका रिलेटिव चार्ज, तो इसका कितना हो जाएगा 0, और ऊपर कितना हो जाएगा मास। तो ऐसे सो क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ मैंने बहुत सिंपल सिंपल चीज़ बताई कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या है न्यूट्रॉन है, तो उस केस में उसका चार्जेस क्या रहे होंगे, मासेस मासेस क्या रहे होंगे, कहाँ उसका लोकेशन है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तब ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसको मैं हम लोग पढ़ लेंगे क्या होता है, ये कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, इसको समझे कि क्या होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। ये शायद सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल से चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सब लोग नोट करते चलेंगे, अच्छे से नोट सुनाते चलेंगे, और ताकि आपको फ़ायदा करे। ये नहीं खाली देखने हैं तो फिर उससे फ़ायदा नहीं होगा। आप प्रॉपर वे में क्या करें, अच्छा कॉपी खरीदें एक मार्केट से, और उस पर
जितने भी लेक्चर चल रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स का, उसको अच्छे तरीके से आप अपने कॉपी में लिखें, है ना, और समझ समझ के लिखें। चलिए, अच्छा मैंने वहाँ पर लिखा था कि पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जरा हम देख लेते हैं, उसको भी पढ़ ही लेते हैं, है ना, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, आपका पार्टिकल। तो पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो सपोज मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल रहा होगा, सपोज एक्स पार्टिकल रहा होगा, इसके नीचे लिखते हैं हम रिलेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, रिलेटिव मास। क्या लिखते हैं, रिलेटिव मास। एक्स क्या रहेगा यहाँ पर, वेयर एक्स क्या रहेगा आपका, ये रहेगा पार्टिकल। एक्स क्या रहेगा, पार्टिकल। नीचे क्या लिखेंगे, रिलेटिव चार्ज, और ये क्या लिखेंगे, रिलेटिव मास, और ये क्या रहेगा आपका पार्टिकल। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या। इस टाइप से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये होती है कि रिलेटिव चार्ज क्या है सर, रिलेटिव मास क्या है सर। तो आइए मैं थोड़ा सा समझता हूँ इसको कि कैसे निकालेंगे रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास। आइए, जैसे हम पहले रिलेटिव मास की बात कर लेते हैं, चलो रिलेटिव कोई भी बात कर लो, रिलेटिव मास की बात कर लेते हैं। रिलेटिव मास, तो ये बोलता है कि हम रिलेटिव मास ऑफ पार्टिकल्स कर देते हैं, रिलेटिव मास ऑफ पार्टिकल, तो ये क्या होगा, मास ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। ये मेरे को अभी एक चीज ध्यान रखना होगा कि रिलेटिव मास होता क्या है, तो क्या करेंगे, मास ऑफ जो भी पार्टिकल्स है डिवाइडेड बाई मास ऑफ क्या, आपका प्रोटॉन, ये है। तो मैं वन बाई वन सबको निकालने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मिला मेरे को। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट हम निकालते हैं कि रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन, मैंने प्रोटॉन को ही क्या ले लिया है, पार्टिकल ले लिया है। तो रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, अब जानते हैं क्या, कि मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन अभी हमने पढ़ा था 1.67, है ना, 2 6, और इनटू क्या था 10⁻⁻27 kg, और इसका भी 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये कितना आ गया आपका, 1 आ गया, कितना आ गया, 1, मतलब कि रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 1 होगा। चलिए सेकेंड हम देख लेते हैं कि रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लेते हैं हम। यहाँ पर पार्टिकल कौन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ क्या, प्रोटॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो कितना होता है, 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 1.6726 इंटू 10⁻⁻27। ये अगर कैंसिल कीजिएगा ना तो क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर ध्यान रखना है एक नोट में, क्या रखना कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली
more than mass of proton. क्या हुआ, घबरा रहा है का? बहुत खांसी हो रहा है, आप लोग बच के रहिएगा कोरोना से, डरिएगा मत, बचिएगा बस। चलिए ठीक है, तो ये रिलेटिव मास निकाले प्रोटॉन का और क्या निकाले, न्यूट्रॉन का। चलिए आगे चलते हैं, ये सब आप याद रखेंगे है ना। ये कितना आया, 1 आया, ये कितना आया, 1 आया, सब इसका मैं यूज करने वाला हूँ आगे। नेक्स्ट अब देख रहे हैं कि रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, पार्टिकल कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। आइए समझते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया था, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाई 1.6726 इंटू 10⁻⁻27। ये सब क्या था, केजी में था, क्या था, केजी में। तो ये जब आप करोगे ना तो लगभग 1836 आएगा। आप देखना काट के, मैंने तो काट के देखा है, आपको भी देखना पड़ेगा, है ना। ये कितने जगह 1 अपन कितना, 1836, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या करते हैं, ले लेते हैं 1840। कितना ले लेते हैं, 1840। तो अब जरा सोचो कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है प्रोटॉन से कितना कम है, लगभग 1840 गुना कम है। रिलेटिव बात कर रहे हैं हम, जैसे मान लें किसी इंसान का जो वजन है वो लगभग 2000 किलोग्राम है, ये 2000 लगभग हो गया, और एक इंसान का वजन 1 किलोग्राम है। तो 2000 किलो वाले के सामने 1 किलोग्राम वाले का क्या औकात है ना। तो लगभग क्या कर सकते हैं हम, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, जो रिलेटिव इसका मास होता है ना, वो हम लोग क्या मान लेते हैं, लगभग जीरो। क्या मान लेते हैं, लगभग जीरो। बात समझ में आ रही है क्या, आना पड़ेगा, है ना। तो क्या मान लिए, लगभग इसका जीरो मान लिए, क्योंकि रिलेटिव मास से की हम बातें कर रहे थे। ठीक है, तो ये था क्या आपका रिलेटिव मास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने रिलेटिव मास निकाल लिया, हम क्या देख रहे हैं, रिलेटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। तो रिलेटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल के मतलब क्या हो गया, कि चार्ज ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये आपको ध्यान रखना होगा कि चार्ज, रिलेटिव चार्ज क्या होता है, तो क्या होता है, चार्ज ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई क्या, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। अब आइए, जैसे फर्स्ट निकालते हैं हम कि रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो क्या लिखेंगे ऊपर, ऊपर हो जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, सेटिंग बात समझिएगा, आता ना समझ में, आता होगा। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्या, कूलम्ब। कौन, कूलम्ब। तो यहाँ से आया, तो ये कितना आ गया आपका, 1 आ गया। रिलेटिव चार्ज कितना आ गया, प्रोटॉन का 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बोले कि रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या लिखेंगे, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना था, न्यूट्रल था ना बेटा, तो जीरो, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू
10⁻⁻⁹ कूलम। ये क्या हो गया, रिलेटिव चार्ज आपका 0। कितना हो गया, 0। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि रिलेटिव चार्ज ऑफ क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और ये कितना था 1.6 इंटू दिस, तो ये कितना हो गया, -1। कितना हो गया, -1। ठीक है, तो ये आप निकाल लेंगे, रिलेटिव चार्ज किसी का भी निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन में कैसे किए थे हम लोग। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात किए थे, है ना, तो अब इलेक्ट्रॉन लिखना है मेरे को, तो नीचे क्या लिखेंगे, रिलेटिव चार्ज, और ऊपर क्या लिखेंगे, रिलेटिव मास। ऊपर क्या लिखेंगे, रिलेटिव मास। अब इसी को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन, देखिए आप उधर पीछे रिलेटिव चार्ज कितना आया था, -1, और रिलेटिव मास लगभग कितना आया था, 0। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई क्या, आई क्या। तो देखिएगा उधर रिलेटिव मास कितना रहा होगा, तो कितना रहा होगा, 0। आप बोले तो मैं दिखा सकता हूँ, है मेरे पास। देखिए रिलेटिव चार्ज कितना आया, -1, वो दिखा था मैंने। और रिलेटिव मास कितना आया, चलिए उस साइड ही था, तो रिलेटिव मास कितना आया इसका, देखिए 0 आया क्या, है ना, तो 0 आया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बोलें कि प्रोटॉन को क्या करेंगे, तो ये में प्रोटॉन है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिलेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिलेटिव मास। तो देखे होंगे आप, रिलेटिव मास प्रोटॉन का कितना आया था, +1 आया था, और चार्ज भी कितना आया था, 1 आया था। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसी प्रकार से न्यूट्रॉन की बातें कर ले, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिलेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिलेटिव मास। तो चार्ज तो ये भाई साहब तो 0 थे, अब मास कितना आया था आपको याद होगा, 1। इस स्टेप से हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मान लें कि अल्फा पार्टिकल की बात कर ले, अल्फा पार्टिकल की बात कर ले, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम+2 आयन को बोलते हैं क्या, अल्फा पार्टिकल। इसको बोलते हैं हीलियम+2 आयन को। तो इस केस में अगर रिलेटिव चार्ज की बात कर ले, रिलेटिव चार्ज की बात कर ले, है ना, तो वो कितना हो गया, +2। और रिलेटिव मास की बात कर ले, तब जानते हैं कि हीलियम का जो मास होता है वो कितना होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 4 बोल दूंगा, क्योंकि मास के रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं क्या। इसका मास 4 होता है, 4 एम यू होता है। अब एम यू आप मत समझिए, भी रहने दीजिए। तो इसका रिलेटिव मास कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस केस में अगर हमको दिखाना है, इसको अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, +2, और ऊपर क्या लिखेंगे, 4। ये क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर हम बीटा पार्टिकल की बात कर लें, तो बीटा पार्टिकल का सेम वैसे जैसे किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो बीटा पार्टिकल -1, और ये कितना हो जाएगा आपका, 0। कितना हो जाएगा, 0। वैसे ही हम गामा पार्टिकल की बात कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो गामा पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, ये भी आपका 0, और ये भी क्या हो जाता है, 0। उस प्रकार से और भी आते हैं, पोजिट्रॉन हो जाता है एक, पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो यहाँ पर बस चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका, 0, है ना। तो इस टाइप से आप D, E, F, और एक क्या हो गया आपका G। तो मैंने बताया कि कैसे कोई पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं और वो कैसे उसको लिखते हैं, उसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक हमने क्या क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है क्या, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज वगैरह से कैसे कैसे क्या करते हैं।
अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमने जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना सिखाया था आपको कि अगर एलिमेंट ए एक्स है और ए जेड और ए, तो ये क्या था आपको मास नंबर और ये क्या था आपका एटॉमिक नंबर। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जेड इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये क्या आपका है, मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है, इसमें समेशन होता है किसका, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड क्या, प्रोटॉन। तो ये मेरा जेड हो गया और ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया। तो हम अगर बोलें कि ए इज इक्वल टू क्या हो गया, मास नंबर, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस क्या, प्रोटॉन। और प्रोटॉन को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू एन और प्लस क्या, जेड। तो ये मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हो गए। और यहाँ से मैं जेड एन का वैल्यू अगर निकालूं तो ये क्या आ गया, ए माइनस क्या आपका आ जाएगा, ए माइनस जेड। ये मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्या आपका न्यूट्रॉन। ये तो आप देख रहे हैं कि जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही क्या हो जाएगा इसका, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही क्या हो जाएगा इसका, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, या उसको बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं ध्यान से। चलिए आइए, हम अगर कोई एलिमेंट लेते हैं और उसका एटॉमिक नंबर लिख दें, है ना, और उसका मास नंबर लिख दें, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और, है ना, ये सब चीज़ें। तो ऐसा करते हैं, पहले सीख लेते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम अगर लिखते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको समझिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करें, कैलकुलेट कर रहे हैं, आइएगा। तो इन केस ऑफ, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, अगर एटम क्या आपका है, न्यूट्रल है, एटम क्या आपका है, न्यूट्रल है, तो इस केस में क्या करेंगे, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कुछ करना नहीं है, अगर न्यूट्रल है तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे, है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोल दूँ आपसे कि ये मेरे पास सोडियम है, तो एलिमेंट को कैसे करता है बेटे, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और यहाँ क्या लिखते हैं आपका मास नंबर। ठीक है, तो इसमें अगर बोलूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये कितना हो जाएगा आपका 11। और मैं पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कितना हो जाएगा 11। अब अगर मैं पूछ दूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या करेंगे आप जरा बताएं हमको। तो नंबर ऑफ क्या सिखाया, देखिए ये माइनस जेड, ए माइनस जेड, तो ये कितना है आपका 23 माइनस 11, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। आती है क्या बात समझ में। और भी दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूँ आपसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम है, इसका कितना होता है 19 होता है, और एक कितना होता है 39। ठीक है, इसकी मैं अगर बोलूँ मैं आपसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो बड़ा आराम से बोल सकते हैं कितना होगा 19। और इस केस में अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कितना होगा 19। और अगर हम बोलता हूँ कि अगर मास नंबर की बात कर लेता हूँ, या मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये क्या होता है ए माइनस जेड, ये कितना आपका है 39 और माइनस 19, दैट इज इक्वल टू कितना आपका 19, दैट इज कितना आपका 19। ठीक है,
मैं और भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ, बहुत एग्जाम्पल ले सकता हूँ। जैसे मान लें कि बेरिलियम की बात हम कर लें तो ये 4 और कितना होता है 9। इस केस में अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ये कितना है 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये भी कितना हो जाएगा 4, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो 9 - 4 दैट इज कितना आपका 5। अब समझ गया हूँ कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, किस केस में? मैंने केस फर्स्ट लिया है, कौन सा? इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, इन केस ऑफ क्या? न्यूट्रल एटम। ठीक है, आगे चलते हैं। लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम लोग, वरना फिर आप इंटरेस्ट कम आएगा। देखते हैं, चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट हम बातें कर लेते हैं ज़रा सा आयंस के बारे में। आयंस, तो आयंस क्या होता है? कोई भी जो चार्ज स्पीसीज रहेगा ना उसको हम क्या बोलेंगे? आयन। उस पर जो भी चार्ज है उसको क्या बोलेंगे? आयन। तो हम बोल सकते हैं कि आयन क्या है? तो इट इज चार्ज स्पीसीज। इट इज क्या? चार्ज स्पीसीज। ठीक है, अब आयंस दो टाइप के होते हैं। चार्ज स्पीसीज मतलब क्या हो गया? जैसे मान लिया कि SO4 है, फॉर एग्जाम्पल SO4 2- है, K+ है, Cl- है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? चार्ज स्पीसीज हैं। ठीक है, अब आयंस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैटायंस और एक क्या होता है? अनायंस। तो कैटायंस किसको बोलेंगे? जो पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलेंगे? आपका कैटायन, है ना? पॉजिटिवली चार्ज आयन इज सेड टू बी क्या? आपका कैटायन। जो भी क्या रहा होगा? पॉजिटिवली चार्ज रहा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे ये Na+ है, Ca+2 है ना? बोलिए, या हम बोले कि NH4+ है, तो ये सब क्या है? कैटायंस। एनायंस क्या हो जाएंगे? तो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज इज सेड टू बी क्या? अनायन। सेड टू बी क्या? अनायन। जैसे फॉर एग्जांपल Cl- हो गया, है ना? या मैं बोलता हूँ कि NO3-, या मैं बोलता हूँ O2-। तो ये सब क्या हो गए आपके? क्या हो गए? एनायंस हो गए। ठीक है, अब एनायंस और केटायन के केस में हम क्या देख लेते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह, है ना? जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए आइए, पहले हम ऐसा करते हैं कि इन केस ऑफ केटायन, तो केटायन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपने किसी को दिया है। इलेक्ट्रॉन आपने किसी को क्या किया है? दिया है। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम 11 होता है और कितना होता है? 23। कितना होता है? 23। इसको अगर आप बचपन में जो लिखते थे 9th 10th में K11 के फॉर्म में, तो इसको क्या लिखेंगे आप? K2, है ना, 8 और क्या आपका 1, तो ये हो जाएगा KL और क्या M, ये लिखते थे। इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, मतलब कि ये क्या बन जाएगा? Na+ बन जाएगा। तो प्रोटॉन से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। प्रोटॉन तो प्रोटॉन है, अंदर में है वो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप नहीं छेड़ सकते हैं। ये कितना हो जाएगा इस केस में? प्लस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर देखिए अगर ध्यान से, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, तो ये अब कितना हो जाएगा? 2 और 8 हो जाएगा। 2 और 8, बाकी ये 23 रहेगा, उसका मतलब नहीं है। कितना हो जाएगा? 2 और 8। इस केस में अगर हम देखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो ये दिख रहा है साफ साफ 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ये तो उतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? चलिए अब देखते हैं, अगर न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 23 - 11 दैट इज इक्वल टू 12।
जरा यहाँ निकाल कर देखते हैं तो क्या आ रहा है। इस केस में अगर हम बोले नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ठीक बात 11 आएगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है। मतलब मैं बोल दूं क्या कि इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर चार्ज केटायन है तो क्या जेड माइनस सी कर दूं। सी मतलब चार्ज की बातें मैं करूंगा, सी मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ चार्जेज। तो जेड तो आपका 11 है और चार्ज आपका 1 है, इसका मतलब कितना रहा होगा, 10 इलेक्ट्रॉन रहा होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बातें करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो ए माइनस जेड जैसे वहाँ हुआ था, तो इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। 23 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 12, दैट इज इक्वल टू क्या आपका 12। तो देख पा रहे हैं कि अगर केटायन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, केटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जितने चार्जेस उस पर इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है उतने ही चार्ज पर जाकर बैठ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक, क्या है आपका चार्ज है। ठीक है, देखो थोड़ा सा एनायन की बात देख लेते हैं, एनायन की बात देख लेते हैं। तो इन केस ऑफ अनायन, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से बताते हैं आपको हम। जैसे फ्लोरीन है, ये 9 होता है, और इधर आप 19 भी ले सकते हैं, 18 भी, चलो 19 लेते हैं हम। और इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, वहाँ क्या किए थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपको डाल रहे हैं, है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर आपको ऐड करने वाला हूँ, एक इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये एफ माइनस दिखेगा। क्या दिखेगा, एफ माइनस। ये आपका 9 और उधर क्या आपका है 19। तो इसको अगर मैं लिखूंगा ना K11 के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, 2 7 एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया है, तो 7 में क्या हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा, मतलब 2 और क्या हो गया है ये, सॉरी ये भी तो इलेक्ट्रॉन इधर ही है, हाँ एक सेकेंड, ये क्या हो गया आपका 2 और कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो इस केस में अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये कितना दिख रहा है आपका 9। और इस केस में अगर बोलूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कितना हो जाएगा 9, क्योंकि न्यूट्रल है। और इस केस में अगर बोलूँ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो ए माइनस क्या होता है जेड, ये कितना है देखिए 19 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू कितना 10। अब इस केस में देखिए, इस केस में अगर देखें तो 2 और कितना हो गया 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आके ऐड हुआ है इसमें, बाहर से क्या हो गया, आकर इसमें ऐड हुआ है। बात समझ पा रहे हैं क्या, हाँ समझना पड़ेगा, ऐड हुआ है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना हो जाएगा 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जितना आपका जेड है प्लस उसमें क्या किया है सी, चार्ज को ऐड किया है, तो जेड कितना था 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो कितना हो जाएगा ए माइनस जेड, तो वो तो उतना ही हो जाएगा, दैट इज 10, दैट इज क्या 10। मतलब नोट में मैं 2-3 चीज़ें बोल सकता हूँ कि इन केस ऑफ cation, in case of cation, in case of cation, number of electron is equal to number of proton, है ना, माइनस नंबर ऑफ क्या चार्ज, नंबर ऑफ क्या आपका चार्ज। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या हो जाएगा सी। तो इस टाइप से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ अनायन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ क्या चार्ज। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है जेड, मतलब हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड प्लस कितना हो जाएगा सी। तो ये मेरे को
काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई, इसको हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसको हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। हो जाएगा क्या। चलिए तो आज इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके।